नमस्कार, शाम के 5 बज गए। न्यूज रूम से लाइव लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। बड़ी खबर फर्जी एम्बेसी केस से जुड़ी हुई इस वक्त की नोएडा से। एसटीएफ की नोएडा यूनिट को हर्षवर्धन की रिमांड मिली है। 29 जुलाई से 2 अगस्त तक रिमांड में रहेगा हर्षवर्धन जैन और 25 बैंक खातों 30 कंपनियों को लेकर पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा विदेशी दौरों से जुड़े नेटवर्क को लेकर भी पूछताछ की जाएगी। हवाला नेटवर्क को लेकर भी कई नए नाम सामने आ सकते हैं और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में नोएडा से संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, हर्षवर्धन जैन की एसटीएफ को रिमांड मिली है। अभी तक इस मामले को लेकर क्या क्या खुलासे हुए हैं और रिमांड के बाद माना जा रहा है कि और भी कई नाम सामने आ सकते हैं, बड़े खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से एसटीएफ ने इसको गाजियाबाद से गिरफ्तार किया था फर्जी एम्बेसी चलाते हुए, उसके बाद एसटीएफ की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसके बाद जानकारी मिली कि 2 बैंक खाते देश के अंदर मौजूद हैं और तकरीबन 23 बैंक खाते अलग अलग देशों के अंदर मौजूद हैं। 30 सेल कंपनियां भी ऐसी बनाई गई थी जिन सेल कंपनियों के माध्यम से लोगों को लोन दिलाने का और हवाला के कारोबार को इसके द्वारा संचालित किया जाता था। इस तरीके के भी सबूत एसटीएफ को मिले और इसके पासपोर्ट से ये जानकारी मिली है कि तकरीबन 160 बार या 168 बार ये विदेशी दौरे कर चुका है, किन किन देशों में गया और किन किन लोगों से ये मिला है। उन तमाम सवालों के जवाब अब एसटीएफ इससे पूछेगी। इसके अलावा आज एक डीलर और कई बड़े बिजनेसमैन के साथ इसके संबंध होने की बात सामने आई थी और जिन देशों का खुद को एम्बेसडर बताया करता था, उन देशों की तरफ से भी इस पूरे मामले में सफाई आई है और किनारा करते हुए वो देश फिलहाल नजर आ रहे हैं। अब एसटीएफ तमाम ऐसे सवाल जिस तरीके से हवाला से जुड़े जो नेटवर्क था उसके राज खंगालने की कोशिश करेगी और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कई और बड़े नाम अब बेनकाब होंगे जिनके पैसे को ब्लैक से व्हाइट किया करता था या हवाला के जरिए दूसरे देशों तक पहुंचाने का काम हर्षवर्धन जैन किया करता था। तो इसके तमाम बैंकों की स्टेटमेंट भी ली जाएगी और जिन जिन देशों से जुड़ा हुआ ये पूरा घोटाला है उन देशों से भी अब केंद्र सरकार के माध्यम से एसटीएफ पत्र लिखेगी ताकि पूरी जानकारी सामने आ सके और 10 साल के अंदर तकरीबन 300 करोड़ के आसपास का लेन देन इसके और इसके नेटवर्क के लोगों के द्वारा किया गया था। इस तरीके की भी जानकारी एसटीएफ को मिली थी। तो तमाम अहम सवाल हैं एसटीएफ के पास पूछने के लिए और जिस घर के अंदर ये इस एम्बेसी को चलाया करता था वहां भी एसटीएफ लेकर हो सकता है कल इसको जाए और वहां घर में रखे हुए जो अन्य सबूत हैं उनको भी इकट्ठा किया जाएगा। तो कई अहम सवाल जो एसटीएफ के पास हैं इस जांच को लेकर उनके जवाब तलाशे जाएंगे और माना यही जा रहा है कि कई चौंकाने वाली जो चीजें हैं वो और भी सामने आ सकती हैं। 10 साल के आसपास का जो ब्यौरा है इसकी जिंदगी के इस पूरे फ्रॉड को लेकर उस पर अब एसटीएफ की नजर है और एक एक सवाल का जवाब इससे लेने के बाद में जितने भी लोग इस नेटवर्क में हैं उन तक भी एसटीएफ की टीम पहुंच आने वाले दिनों में। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो 5 दिनों की रिमांड मिली है जिसके बाद माना जा रहा है कि कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं पूछताछ में। और बढ़ते आगे, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जमालुद्दीन उर्फ छांगुर को ईडी ने किया गिरफ्तार। तो बड़ी खबर लखनऊ से, ईडी ने जमालुद्दीन उर्फ छांगुर को गिरफ्तार किया है। अवैध धर्मांतरण के सरगना छांगुर की कोर्ट में पेशी और ईडी ने प्रोडक्शन वारंट कोर्ट के सामने पेश किया। लखनऊ कोर्ट से मिली 5 दिन की रिमांड। कोर्ट से छांगुर की 7 दिन की कस्टडी की रिमांड मांगी गई थी लेकिन कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड दी है। तो ईडी भी अब जमालुद्दीन उर्फ छांगुर से पूछताछ करेगी। 5 दिनों की रिमांड ईडी को जमालुद्दीन उर्फ छांगुर की मिली है। तो अवैध धर्मांतरण के सरगना छांगुर की आज कोर्ट में पेशी हुई। 7 दिन की रिमांड मांगी गई थी लेकिन 5 दिन की रिमांड कोर्ट की तरफ से दी गई है। और कानपुर देहात से बड़ी खबर, जहां पर ग्राम प्रधान की हत्या से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रही है कानपुर देहात से, झाड़ी में पड़ा मिला प्रेम नारायण का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शक के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। प्रधान की पत्नी और बेटे को हिरासत में लिया गया है। शिवली कोतवाली के बैरी दरियाव गांव का मामला है। तो कानपुर देहात से बड़ी खबर आपको बता रहे, ग्राम प्रधान की हत्या से सनसनी, झाड़ी में पड़ा मिला प्रेम नारायण का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। और श्रावस्ती से बड़ी खबर, श्रावस्ती पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आ रही श्रावस्ती से, एसओजी और पुलिस की छापेमारी, अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़। दुकान के अंदर चल रही थी फैक्ट्री। मौके से 2 लोगों को टीम ने गिरफ्तार किया है। 3 निर्मित और 7 अर्धनिर्मित शस्त्र, तमंचा, उपकरण बरामद किए गए हैं। एसओजी पुलिस और नवीन वार्ड थाना पुलिस क्षेत्राधिकारी इकौना के नेतृत्व में टीम ने काम किया।
वहां रेड की गई तो वहां पर भारी संख्या में अवैध शस्त्र बने, निर्मित और अर्धनिर्मित संख्या में पाए गए। उसके अलावा निर्माण करने वाले तमाम औजार और मशीनरी भी वहां बरामद हुई है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है सुखदेव गौतम, ये मूलतः जो है बलरामपुर का निवासी है और उसके साथ ही ढिंगा निवासी विजय कुमार, ये दोनों ही जो है अवैध शस्त्र बनाने के आदी हैं। दोनों का आपराधिक इतिहास है। और बस्ती से बड़ी खबर, जहां पर खुद को जिंदा साबित करने की जद्दोजहद करने का मामला सामने आया है। तो बड़ी खबर बस्ती से 11 साल से खुद को जिंदा साबित करने में जुटी महिला 90 साल की सुरस्ती देवी पा रही हैं वृद्धा पेंशन। और हिस्सेदारी को हड़पने के लिए चचेरे भाई ने रची थी साजिश। सरकारी वृद्धा पेंशन पाने वाली महिला को मृत घोषित किया। पीड़िता ने लेखपाल पर मिलीभगत का आरोप लगाया और नोटिस मिलने के बाद पीड़ित को मिली जानकारी। तहसील हरैया के ग्राम देई डीहा का पूरा मामला है। तो बस्ती से बड़ी खबर, जहां पर एक महिला खुद को जिंदा साबित करने के लिए जद्दोजहद कर रही है। 11 साल से खुद को जिंदा साबित करने में जुटी हुई है और 90 साल की सुरस्ती देवी वृद्धा पेंशन पा रही हैं। हिस्सेदारी को हड़पने के लिए चचेरे भाई ने साजिश रची थी हत्या की। हम भैया इसलिए लेके आए, मेरे पिताजी की संपत्ति पूरी जब्त कर लिए हैं। पटीदार हमने लालमन, सुनील लाल, राम गुलाम, 3 जने मिल के। और पिताजी का मेरे नवल तो दिखाई दी, माता जी पेंशन पावत नहीं और 42 साल से पेंशन पावत जगह हम नौकरियों के भैया। और आज तकले भाई देखा थे मुकदमा चला, मुकदमा खारिज हुई है। डीमो साहब के पास गए लेकिन कोनो सुनवाई भैया अभी तक है नहीं। हमारे मृत घोषित कर दिन नवल इनके के भैया बात और कुल रिकॉर्ड हमारे पास आ रहा, पासबुक, आधार कार्ड, हमारे कंपनी कागज सब कुछ हमारे पास रिकॉर्ड है। डीएम साहब के एक एप्लीकेशन दे के आवत है कि ठीक है बाबा जाएंगे डीएम साहब जांच में। और एसपी सांसद डिंपल यादव पर मौलाना साजिद रशीदी की अभद्र टिप्पणी का मामला गहराता जा रहा है। लगातार लोगों के बयान भी इसको लेकर सामने आ रहे हैं और अब अखिल भारत हिंदू महासभा ने भी इस मामले में दखल देते हुए मौलाना के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने इस टिप्पणी को महिला विरोधी बताते हुए सख्त रुख अपनाया है। न्यूज स्टेट संवाददाता ने शिशिर चतुर्वेदी से खास बातचीत की और क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। शिशिर चतुर्वेदी जो कि अखिल भारत हिंदू महासभा के हैं, आखिर किस तरीके की तहरीर आप देने आए हैं यहाँ पे? आज हम जिस प्रकार से मौलाना साजिद रशीदी जो पूर्व में भी कई हिंदू विरोधी बयान दे चुके हैं, ऐसे मौलाना ने जब कल पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्रीमान अखिलेश यादव जी की धर्मपत्नी सांसद, देश के सर्वोच्च सदन की सदस्य हमारे डिंपल यादव जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की उनके पहनावे को लेकर के, उन्होंने जिस प्रकार से कहा वो शब्द हम दोहरा नहीं सकते हैं, क्योंकि उससे सनातन पहनावे पे उन्होंने उंगली उठाई, नारी जगत का अपमान किया, हमारी बहू बहन बेटियों के पहनावे पे हमला किया है। तो इन सब को देखते हुए जो रोष है पूरे समाज में, उसके लिए मैं यहाँ अभियोग पंजीकृत कराने यहाँ पर आया हूँ, कुछ प्रश्नों के साथ, तीखे प्रश्नों के साथ। जैसे कि सर्वप्रथम मैं अखिलेश जी से ही पूछना चाहता हूँ, जब सनातन विधि से आपने 7 फेरे लिए तो वहाँ पर एक वचन होता है कि पत्नी की रक्षा का दायित्व होता है, क्यों नहीं अभी तक उन्होंने या उनकी स्वयं की पत्नी जी ने अभी तक FIR ऐसे मौलाना पर क्यों नहीं दर्ज कराई? जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।